कबाड़ है तो कबाड़ के भाव में ही लूंगा ना। और वैसे भी इतने सालों से ये धंधा कर रहा हूँ, तो मुझसे बेहतर तो कबाड़ का भाव कोई जान ही नहीं सकता। मजबूर होकर रोहित और रघु को कंप्यूटर को 500 रुपए में ही बेचना पड़ता है। ठीक है भैया, ले लो। फिर रघु और रोहित दोनों मिलकर वहाँ पर अच्छे से काम देख लेते हैं और फिर थोड़ी देर में बाहर आ जाते हैं। यार, मैंने तो सोचा था कि ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन ये तो इतना मुश्किल है। हाँ भाई, अब कुछ अलग करना है तो मुश्किल तो होगी। हाँ, और अब सोचा है तो करके भी दिखाएंगे। कुछ दिनों तक रोहित और रघु अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए घर घर जाकर खुद ही कबाड़ इकट्ठा करते थे। एक दिन रोहित। हाँ पापा, आया। अच्छा सुन बेटा, ये सामान की लिस्ट है, जाकर बाहर से ले आ। रोहित बाहर सामान लेने के लिए चला जाता है और फोन घर पर ही भूल जाता है। कुछ देर बाद रोहित के फोन पर रघु का फोन आता है। अरे, फोन तो यहीं पर भूल गया। और जयराम रोहित का फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ से रघु की आवाज आती है। अरे भाई, आज तो श्यामनगर से फोन आया था, बहुत सारा कबाड़ मिलेगा। थोड़ी देर बाद रोहित सामान लेकर घर पहुंचता है। क्या हुआ पापा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया था, हैं? कि तू लोगों के घर जा जाकर कबाड़ इकट्ठा करे। खबरदार, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ और काम पर जा। कोई जरूरत नहीं है कबाड़ उठाने की, समझा? पापा, मुझे एक बार काम तो शुरू करने दीजिए, और वैसे भी इसमें बहुत फायदा है। फायदा कुछ नहीं, बस तू ये काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आप मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दीजिए। आप देखना, एक दिन आप मुझ पर गर्व करोगे। हाँ, इस बात का गर्व करूंगा कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के बाद घर घर जाकर कबाड़ उठाता है ना? नहीं पापा, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। बस एक बार मान जाइए ना। वैसे भी आपको पता है, हम कबाड़ को रिसाइकल करके उसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं। बेवकूफ, कैसे समझाऊं तुझे? तू तो हमारी नाक ही कटवा देगा। मैंने मना कर दिया तो कर दिया, तू ये काम नहीं करेगा। पापा, बस एक बार मान जाइए ना, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। अच्छा, तुझे यही काम करना है ना? तो एक काम कर ले काम, बस खुश। रोहित खुश हो जाता है। पर तू इस घर में नहीं रहेगा, जा, निकल जा मेरे घर से। रोहित रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित रघु के पास जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? रोहित रघु को सारी बातें बताता है। भाई, एक काम कर, तू जा और जाकर अपने पापा से माफी मांग ले और छोड़ दे इस काम को। नहीं भाई, अब मैंने ठान लिया तो ठान लिया, और तू देखना, एक दिन पापा मुझ पर गर्व करेंगे। रघु रोहित कुछ दिनों तक दोनों कबाड़ इकट्ठा कर करके बड़े कबाड़ी वाले के पास बेच देते थे और जो भी मुनाफा मिलता उसे इकट्ठा करके रख लेते थे। एक दिन रोहित और रघु दोनों कबाड़ी लेने के लिए एक घर में जाते हैं। रघु फोन में एड्रेस देखकर घर की डोरबेल बजाता है। यार, एड्रेस तो यहीं का था, पर ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। क्या है? कौन हो तुम दोनों? तभी अंदर से एक जवान आदमी बाहर निकलता है। अरे पापा, मैंने ही इन्हें बुलाया था। ये लोग ऑनलाइन कबाड़ का बिजनेस करते हैं और आपको पता है, इन दोनों ने अच्छी खासी पढ़ाई भी की हुई है। कौन सी डिग्री ली हुई है तुम दोनों ने? वो सर, हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। क्या इंजीनियरिंग की हुई है और कबाड़ का धंधा करते हो? तुम्हें तो कोई भी अच्छी नौकरी दे देता बेटा। फिर
वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों बेटों पोतों को बुलाता है। ये देखो, ये मेरे दोनों पोते। इसे मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और इसे इंजीनियर बनाना चाहता था, पर अब तुम दोनों को देखकर मुझे पता चल गया है कि इंजीनियरिंग करके इसका आगे क्या हाल होने वाला है। इसीलिए अब इससे इंजीनियरिंग तो नहीं करवाऊंगा। रोहित और रघु उदास मन से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चुपचाप कबाड़ लेकर वहां से निकल जाते हैं। यार रोहित, हमारे देश में कबाड़ी वाले की कोई कदर ही नहीं करता यार। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, पर तू देखना, एक दिन हम सबको दिखा देंगे कि कबाड़ी वाला होना कोई बुरी बात नहीं है। थोड़े दिन बाद मैं क्या सोच रहा था कि ये जो पैसे बचे हैं उनकी हम कुछ मशीनें खरीद लेते हैं जिससे हम कबाड़ को रिसाइकिल कर सकें। हाँ, और कुछ मजदूर भी रख लेंगे जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। रोहित और रघु दोनों कुछ दिनों में मशीनें ले आते हैं और कुछ मजदूर भी रख लेते हैं। अब जहाँ भी कबाड़ी लेने जाना होता वो मजदूरों को भेज देते। एक दिन रघु दौड़ा हुआ रोहित के पास कुछ पेपर और प्लास्टिक के बॉटल्स लेकर पहुंचा। अरे देख भाई, इस नई मशीन में तो ये प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल नई जैसी हो गई। और देख ये पेपर भी पुराने पेपर से मिलकर बनाए हैं। इसी तरह से हम अलग अलग पेपर्स को अलग अलग तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब इसे तो हम फिर से किसी नए दुकानदार के पास बेच सकते हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। इस तरह की तो और मशीनों से हम अपना सारा कबाड़ रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ दिनों तक दोनों ऐसे ही मन लगाकर काम करते हैं और अपना एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं। अरे रघु, ये हमारी ऑनलाइन ऐप से कितने सारे लोग जुड़ रहे हैं और कितनी दूर दूर से लोग आसानी से अपना कबाड़ हम तक पहुंचा सकते हैं। इधर जयराम बरामदे में बैठा हुआ चाय पी रहा था। तभी दौड़ा हुआ एक आदमी आता है। अरे काका, अरे तुमने आज का पेपर देखा कि नहीं? अरे इसमें अपने रोहित भैया का फोटो छपा है। क्या? रोहित का फोटो? हाँ काका, देखो उन्होंने अपने ऑनलाइन कबाड़ के बिजनेस को कितना बड़ा कर लिया। और तो और दूर दूर से उन्हें कबाड़ भी मिलता है और वो उस कबाड़ को रिसाइकल करके किसी बड़ी फैक्ट्री में भी बेचते हैं। क्या? सच में? हाँ काका, यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। मैंने अपने बेटे को क्या कुछ नहीं सुनाया और वो मुझसे कहता रहा कि एक बार मेरी बात मान लो, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अब वो मुझे कहाँ मिलेगा? अरे काका, अरे इतनी फिक्र काहे कर रहे हैं? रोहित भैया को फोन में घुमाओ और बात कर ले। फिर जयराम कांपते हुए हाथों से फोन लगाता है। दूसरी तरफ, हेलो, रोहित कबाड़ी वाला स्पीकिंग। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कबाड़ है, क्या आप उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? रोहित अपने पापा की आवाज पहचान जाता है। पापा? कुछ ही देर में रोहित अपने घर पहुंच जाता है। जयराम खड़ा होकर रोहित को गले से लगा लेता है। बाप की बात का इतना बुरा लग गया कि इतने समय से घर ही नहीं आया। नहीं पापा, आपकी बात का कैसे बुरा मान सकता हूँ? आप ही की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बस ये सोचकर नहीं आया कि जब तक अपने पैर पर खड़ा ना हो जाऊं तब तक आपको शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा।